इस एपिसोड में हम लोग 51 से लेकर के 100 क्वेश्चंस का इसमें एनालिसिस देखेंगे, ठीक है। तो 51 क्वेश्चंस में देखिएगा, 51 में आपको कहता है कि विच टेनिस प्लेयर हैज़ इक्वल पीटी सेमेरिस। चलिए, तो इसमें कहता है टेनिस खिलाड़ी के बारे में फर्स्ट रिकॉर्डी के बराबर में कौन किया, तो इसमें याद रख लीजिएगा नाम, ठीक है। इसमें पहला आंसर चला जाएगा नोवाक जोकोविच, ठीक है, नोवाक जोकोविच इसका आंसर हो जाएगा। 52 में देखते हैं कि 52 में आपको कहता है कि विच नेशनल ट्रांजिशनल गवर्नमेंट जुबा पीस एग्रीमेंट क्या था। तो जुबा पीस जो हमारा था सूडान में हुआ था। जुबा पीस के बारे में यदि हम बात करें तो जुबा पीस की यदि आप फुल देखें तो जुबा पीस क्या थी, कुछ ऐसे गवर्नमेंट जो थी, ठीक है, तो गवर्नमेंट के रूप में कुछ ऐसे डिमांड्स हो रहे थे। गवर्नमेंट और वहाँ के जो कुछ कह सकते जो लोकल बॉडीज़ के बीच में जो डिमांड थे, वो उस डिमांडों को फुलफिल करने के लिए अंततः ये समझौता किया गया था। तो ये जुबा पीस जो होगी, ये जुबा पीस वाला आपका सूडान आंसर चला जाएगा। 53 के देखते हैं किस राष्ट्र ने दुनिया का पहला 6G प्रायोगिक उपकरण लॉन्च किया, तो ये चाइना हो जाएगा। चीन जो था 6G पे काम कर रहा है। 54 में देखते हैं कि भारतीय लेखक को टाटा साहित्य लाइव के लिए चुना गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया, तो यह मुख्य रूप से रस्किन बॉन्ड जी को दिया गया है। 55 म्यांमार की कौन सी ऐसी पार्टी है जो 2020 में उन्होंने विजय हासिल किया, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। 56 में हम देखते हैं, कहता है कि इंडिया जो है भारत किस राष्ट्र के साथ उपग्रह डेटा पर एक कहते हैं डिफेंस जो ट्रीटी हुई है उस पर सिग्नेचर किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत जो है एक MOU पर जो है सिग्नेचर करता है। 58 में हम देखते हैं कि किस देश की एक एंटी टैंक गाइडेड जो मिसाइल है उसको अंतिम परीक्षण किया गया। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर ऐसे हम डायरेक्ट बात करें तो नाग हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर की बात करें तो डायरेक्ट इसका आंसर जो होगा वो नाग हो जाएगा। नाग को हम प्रोस्पिनो भी या प्रोस्पिना भी बोलते हैं, याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में आपको प्रोस्पिनो या प्रोस्पिना भी आएगा तो आप याद रखिएगा नाग ही है। तो नाग जो है इसका जो ऑपरेशनल रेंज है, ठीक है, वो ऑपरेशनल रेंज आपको 500 मीटर से लेकर के 4 किलोमीटर तक है, ठीक है। लेकिन यदि हम संत की बात करें तो 15 से 20 किलोमीटर इसका ऑपरेशनल रेंज है। लेकिन यदि हम हेलिना की बात करें तो इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो 7 से 10 किलोमीटर है। ये चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। और यह एक वारहेड है। खासतौर पर नाग की हम बात करें तो नाग एक हमारा वारहेड है जिसकी वेट जो होती है लगभग 8 kg होता है। और इसका मैक्सिमम जो स्पीड होता है 230 मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो 828 किलोमीटर प्रति आवर में बदल जाता है। एक और इसमें नाम आता है नामिका। तो नामिका एक कह सकते हैं लॉन्चिंग पैड है, लॉन्चिंग आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है, जहाँ जैसे HAL रुद्रा हुआ, फिर HAL लाइट कॉम्बैट जो हमारा हेलीकॉप्टर हुआ यहाँ से लॉन्च हुई। तो इस तरह से आप आंसर इसका 58 का नाग याद रख लीजिएगा। 59 में कहता है 22 अक्टूबर 2020 को जो इंडियन जो हमारा नेवल है यानी नौसेना है ने किस जहाज को चालू किया, तो इसमें INS कवारती याद रखें, पहला इसका ऑप्शन हो जाए INS कवारती। इसकी जो कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट की गई थी कवारती का, वो 20 जनवरी 2012 को इसको ऑपरेशन शुरू की गई थी। लेकिन इसको लॉन्च जो हुआ वो आपको 19 मार्च 2015 को हुआ। लेकिन मुख्य रूप से इसकी लेंथ की हम बात करें, इसकी लेंथ जो है 109 मीटर है। और इसको नौसेना में जो कमीशन दी गई, तो कमीशन ने इसको 22 अक्टूबर 2020 को मुख्य रूप से दिया गया। उसके अलावा फिर आप देखिएगा एक और आपको इसमें ऑप्शन आती है विक्रांत, INS विक्रांत भी आती है। तो INS विक्रांत जो है उसको देखा जाए तो ये कम्प्लीटली हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट हमारा कह सकते हैं कि कैरियर है, ठीक है, जिसकी लेंथ 262 मीटर है। और इसकी यदि कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका 28 फरवरी 2000 को इसको कंस्ट्रक्शन शुरू की गई थी। लेकिन यदि हम लॉन्चिंग की बात करें तो यह मुख्य रूप से देख सकते हैं 12 अगस्त 2013 को लॉन्च किया। और ऐसी जो बनाने की यानी कह सकते इसको जो पूर्ण रूप से जो तैयार किया गया था वह कोचिन का जो शिपयार्ड था वहाँ पर इसकी शुरुआत बनाई गई थी। 60 का क्वेश्चन की देखिएगा तो कहता है कि GDP 2019-20 में कितने % तक 11 साल के निचले स्तर पर आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.2% यानी B ऑप्शन हो जाएंगे। 61 में देखते हैं, कहता है इन अकॉर्डेंस विद द डेटा रिलीज बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन DPIIT की बात कर रहा है, टोटल FDI भारत में कितना है। तो चलो भैया हम वर्तमान की बात करें 2019-20 के हमारा फाइनेंशियल ईयर बात कर रहा है। तो 2019-20 में फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा FDI है उसमें एक बहुत बड़ा बूस्टअप देखने को मिला। वो बूस्टअप बढ़ करके लगभग 18% हो गई थी। इसमें सिंगापुर से लगभग $14.67 बिलियन आए। फिर आप देख सकते हैं मॉरिशस से $8.24 बिलियन आया। फिर नीदरलैंड से देखते हैं तो $6.50 बिलियन आया। फिर आप देख सकते हैं अमेरिका की बात करें तो $4.22 बिलियन आता है। जापान की बात करें तो $3.22 बिलियन आता है 2019-20 में, ठीक है। तो ओवरऑल हम यदि देखें तो हमारे यहाँ FDI जो थी उस FDI में एक बहुत बड़ा बूस्टअप देखने को मिला 19-20 का हमारा फाइनेंशियल ईयर में। 62 में देखिएगा
तो 62 में डायरेक्ट यदि हम क्वेश्चंस देखें तो यूनियन मिनिस्ट्री ने न्यू रिन्यूएबल एनर्जी की बात की है। तो इसमें एक वन सन वन ग्लोब या वन वर्ल्ड कर सकते हैं, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कर करके एक यहाँ पर एक थीम के साथ यहाँ पर लॉन्च की गई थी, खासतौर पर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के। तो इसका आप फर्स्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि हमारा 63 में कहते हैं कि हु लॉन्च द फर्स्ट वर्जन ऑफ द सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वतन, ठीक है, मेरा वेतन डेवलप्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो इसका ऑप्शन की बात करें तो डायरेक्ट आंसर आप गिरीश मुर्मू कर लीजिएगा, जो पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल उपराज्यपाल थे, ठीक है। 64 में देखते हैं कि 2020 हैज बीन नेम्ड बाय EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। तो 2020 के वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसको नामित किया गया? तो किरण मजूमदार साव को इसको नामित की गई है, यानी डायरेक्ट ऑप्शन की बात करें इसका डी हो जाएगा। 65 में देखते हैं 2022 महिला फुटबॉल एशियन कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2022 का जो महिला एशियन, यदि हम बात करते हैं फुटबॉल एशियन की बात करें, तो यह जो होस्टेज यानी ये जो नामित की गई है, जिम्मेवारी दी गई है, इंडिया को दिया गया है, भारत को। 66 में भाई साहब देखा जाए कि विच स्टेट पुलिस हैव लॉन्च अ स्पेशल कंपैक्ट टाइटल स्पंदन, ठीक है, ये स्पंदन किसने लॉन्च की है? तो यह छत्तीसगढ़ की सरकार और छत्तीसगढ़ की पुलिस जो है इसको लॉन्च किया है। 67 में देखिएगा विश्व निमोनिया दिवस की चर्चा कर रहा है, और उसमें वर्ड आया है सांस। सबसे पहले सांस के बारे में फुल फॉर्म जानिए। सांस का मतलब क्या था? एस रिप्रेजेंट करता है सोशल, फिर ए रिप्रेजेंट करता है अवेयरनेस, और फिर ए है जो एक्शन होती है, एक्शन टू जो नेचुरल हमारा कह सकते हैं न्यूमोनिया, तो नेचुरल न्यूमोनिया, और लास्ट में जो हमारा एस हो जाएगा वो सक्सेसफुल होगा। मुख्य रूप से यदि हम बात करें सांस की, बात करें न्यूमोनिया की, ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि भारत में न्यूमोनिया के नियंत्रण को लेकर के भारत सरकार भिन्न प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, भिन्न प्रकार के कार्य भी कर रही है। और खासतौर पर भारत में जो कार्य किए जा रहे हैं वो स्वास्थ्य एवं परिवार जो कल्याण मंत्रालय भारत की है, वह इस पर भिन्न प्रकार की योजना परियोजना तथा इसको रोकथाम को लेकर के स्टेप्स भी ले रही है, ठीक है। और इस आधार पर देख सकते हैं, यदि हम डेटा भारत सरकार की डेटा देखें तो इस डेटा से स्पष्ट हो जाता है कि आप देखिएगा कि 5 वर्ष से कम कि जो बच्चों में जो टोटल जो मौत हो रही है, मृत्यु हो रही है, और टोटल मृत्यु में लगभग आप देख सकते हैं 15% यानी 15% ऐसी मृत्यु है जो वो निमोनिया के कारण हो रहा है। तो यह अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती अभी भी सोचिया जाए तो ये देश के लिए बना हुआ है। आगे हम देखते हैं 68 क्वेश्चन का आता है कि बच्चों के लिए दुनिया का पहला ट्राम पुस्तकालय किस राज्य ने शुरू किया? ट्राम आया, अब आपको पता होनी चाहिए कि ट्राम एक ट्रेन भी चलती थी, कहाँ चलती थी? कलकत्ता में, बंगाल में चलती है, यानी इसका आंसर उस आधार पर आप पश्चिम बंगाल ले लीजिएगा। 69 में कहता है कि एक शांति की प्रतिमा स्टेचू ऑफ पीस लॉन्च की गई है, ठीक है, अनावरण की गई है, वह किनके प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी जी के द्वारा एक कहाँ की गई है? तो मैं इसके बारे में बता दूं, ये एक जैन आचार्य थे जिनका नाम था विजय वल्लभ मुरीश्वर महाराज जी, ठीक है। ये जब भारत पाकिस्तान जब आज़ाद होती है तो उस समय ये पाकिस्तान में ही थे। इनको भारत सरकार ने एक कह सकते हैं प्रपोजल देती है, या कह सकते हैं सम्मान के साथ कहते हैं कि आप जल्दी से पाकिस्तान आ जाए, क्योंकि हालात गंभीर हो गए थे। इन्होंने कहा कि जब तक एक एक जैनी यहाँ से इंडिया नहीं आ जाते तब तक मैं यहाँ नहीं आ सकता। अब अंततः वही हुआ, उन्होंने एक एक वहाँ से जैनियों को ले आए, उसके बाद उन्होंने भारत को आ गए थे, ठीक है। और भारत में जब आए तो ये राजस्थान में आए, और राजस्थान में ही अपने कह सकते हैं स्थान ग्रहण किया, या वहीं पर इन्होंने बस गए थे। इनकी जो जन्म हुआ था महाराज जी को, यह 1870 में मुनीश्वर जी महाराज जी को जन्म हुआ था बड़ोदरा में, यानी गुजरात में, ठीक है। और अभी जो इनकी प्रतिमा की जो अनावरण हुई देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वो पाली जिला एक पड़ता है जेतपुरा में, ठीक है। और वहाँ पर 151 इंच का ये अष्ट धातु का सबसे पहले मूर्ति है, ठीक है, बनी हुई मूर्ति है, जिसको हम देख सकते हैं 27 फीट इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और इसमें टोटल इसका जो वजन है वो आपका 1300 kg का वजन आता है। तो इसको अभी राजस्थान में शुरू किया, मतलब अनावरण की गई है। 70 है कि किस नेता की जयंती के अवसर पर झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाया? सब लोग को पता है, बिरसा मुंडा जी के स्थापना पे, ठीक है। आगे 71 में कहता है किस राज्य सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण को निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किया? जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहे थे, और इस प्रदूषण को बढ़ते हुए जब देखा गया तो कहीं न कहीं आसपास वाले जो राज्य की सरकार थी वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई, और अवेयरनेस सबसे ज़्यादा देखने को मिला आपको हरियाणा की सरकार के द्वारा। और हरियाणा की सरकार सबसे ज़्यादा अवेयर होती है, और इस तरह के प्रदूषण से रिलेटेड जो समस्याएं होती है, समस्याओं से निपटने के लिए उन्होंने सबसे पहले हरियाणा सरकार प्रोजेक्ट एयर केयर
उन्होंने अपने यहाँ शुरू करती है इनिशिएटिव्स का, यानी हरियाणा आंसर हो जाएगा। 72 में देखिएगा, बाल कल्याण जो हमारा काउंसिल होती है उस किस राज्य में बाल दिवस के ऑनलाइन कार्यक्रम प्रायोजित किए, तो ये हमारा भारत का सबसे शिक्षित राज्य की बात करते हैं तो हमारा केरला हो जाता है, ठीक है। हाईली जो हमारे क्वालिफाइड यानी एजुकेटेड जो हमारा राज्य है वो केरला में इस तरह के आयोजन किए गए। 73 में देखिएगा, ड्राफ्ट बैंकिंग विनियम 2020 को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस जो हमारा सेंट्रल अथॉरिटी है उसको मुख्य रूप से अप्रूवल दिया गया, या कहाँ पर इसकी बैठक की गई थी। तो हमें सभी को पता है कि भारत की जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो हमारा बॉम्बे है, कॉरपोरेट जो कैपिटल है वो हमारा बॉम्बे है, ये मानता हूँ। बट क्या होती है कि जितने भी प्रकार के जो फैसला लिए जाते हैं वो हमारी सरकार लेती है, हमारी मिनिस्ट्री लेती है, और इसको लेकर के जो इसकी बैठक हुई थी वह दिल्ली में हुआ था, तो इसका आंसर दिल्ली हो जाएगा। 74 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी से प्रश्न बनता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको पता ही है कि भारत में कस्तूरी रंजन जी की अध्यक्षता में बन चुकी है। इसमें जैसे आप वोकेशनल कोर्स की बात करें तो 6th क्लास से ही शुरुआत कर दी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम पे ध्यान दिए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान दिए जा रहे हैं। पुराने जो हमारे शिक्षा व्यवस्था था उसमें बहुत बड़ा बदलाव करने की बात है कि इसे यदि ईमानदारी से इम्प्लीमेंट कर दी जाए, फॉलो कर दी जाए, तो हो सकता है कि हमारी जो एजुकेशन जो पॉलिसी है, एजुकेशन का जो आज का जो हमारा वर्तमान की जो डिमांड है, इस डिमांड को फुलफिल किया जा सकता है। तो क्वेश्चन कहता है कि इसमें कौन सी मतलब एजुकेशन को हटा दी गई है, तो मास्टर ऑफ जो फिलासफी होता है, एमफिल जिसको आप कहते हैं भैया, उसको इससे मुख्य रूप से इरेडिकेट कर दी गई, हटा दी गई है। 75 में कहता है कि जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है तो इसकी जो फंडिंग को स्थापित करने पर जोर किस पे देती है, तो जेंडर इंक्लूजन जो हमारा फंड है, तो जेंडर इंक्लूजन फंड, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि महिलाओं को अभी भी यदि एजुकेशन की बात करें तो अभी भी वो एजुकेशन से बहुत ज़्यादा वो पिछड़े हुए हैं, यानी उनको लेकर के उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, उनको एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं शेयर होनी चाहिए। इसको लेकर जेंडर इंक्लूजन फंड के अंतर्गत आप कह सकते हैं सरकार ने इस चीज़ों को लॉन्च कर रही है। 76 में देखते हैं, द यूनियन कैबिनेट चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी अप्रूव नेशनल एजुकेशन, इस पर ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो की बात कर रहे हैं, तो पता होनी चाहिए यदि हम GER की बात करें तो इसमें सरकार की जो डिसीजन है, सरकार की जो थॉट है, इसको बढ़ा करके 50% करने का इच्छा है कि हम इसे 2035 तक इसको हम 50% कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। CBSE 77 में कहता है CBSE अनाउंस इंटीग्रेशन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा चलिए इसको कोलाबोरेशन की बात करिए, तो कोलाबोरेशन जो है इसमें IBM की कोलाबोरेशन है, IBM की सहायता से कह सकते हैं इसको डेवलप किया गया है। 78 में कहता है जो हमारा CBSE एजुकेशन पार्टनरशिप जो है, फिर यहाँ पर बात कर रहा है पार्टनरशिप का ही, जो करिकुलम जो उसका डिजिटल सेफ्टी और ऑनलाइन जो वेल बीइंग जो ऑगमेंटेड रियलिटी फॉर द स्टूडेंट्स है, एडुकेटर्स है, ये किसके द्वारा मिल के कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फेसबुक। आगे है 79 में देखिएगा, कहता है फॉर विच पर्पस इमरजेंसी रिट्राइवल, तो इसका आंसर फर्स्ट है, आप आंसर मार लीजिएगा, ठीक है, क्विक रिट्राइवल फॉर ऑफ पावर ट्रांसमिशन जो आंसर होगा। अब 80 में देखिएगा, रामसर कन्वेंशन किस संगठन द्वारा स्थापित किया गया था, और इंटर स्टेट इन्वायरमेंट ट्रीटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले रामसर जो कन्वेंशन वो है कहाँ, इसके बारे में तो आप जान जाइए। तो इसका जो कार्य होती है, जो हमारा वाटर लैंड होता है या वेटलैंड कहते हैं, इसको इसमें मुख्य रूप से कंसर्न की जाती है या कह सकते हैं जोड़ी जाती है, और यह लोकेटेड है आपको ईरान में, ठीक है। और ये इफेक्टिव जो हुआ था, प्रभावित जो हुई थी, वह 21 दिसंबर 1975 से मुख्य रूप से इफेक्टिव हुई थी। इसका हेड क्वार्टर अभी देखा जाए तो फ्रांस के पेरिस में इसका हेड क्वार्टर है, लेकिन इसकी स्थापना की बात करें तो 16 नवंबर 1945 को लंदन हमारा UK में ही, यूनाइटेड किंगडम में हो चुका था, यानी इसका आंसर चल जाएगा यूनेस्को, ठीक है। यदि हम यूनेस्को के द्वारा इस तरह की चीज़ों को मुख्य रूप से शुरुआत दिया गया। 81 में देखिए कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष, तो हमें सभी को पता है कि जिस तरह कोविड आया सबकी स्थिति गंभीर हुई है, चाहे वो कोई भी डेवलप कंट्री हो, अनडेवलप हो, डेवलपिंग हो, सारे लोगों को ये कहीं ना कहीं चुनौतियां दिया है, और इस चुनौतियां के आधार पर भारत की तरफ से बात कर रही है ना, कि इंडिया की तरफ से कितने असिस्टेंट किए गए, भारत की तरफ से कितनी सहयोग इसकी फंडिंग में की गई है। तो याद रखिएगा कि $1 मिलियन जो है भारत की तरफ से इसमें सहयोग राशि दी गई है। एशियन के तो बारे में आप जानते ही होंगे, एशियन एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो होता है आसियान का मतलब। फिर 82 में देखिएगा ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर लॉन्च किया गया IIT के द्वारा, ठीक है। तो IIT इसका हो जाएगा आंसर में गुवाहाटी, ठीक है, IIT गुवाहाटी
के द्वारा इसको लॉन्च की गई है। आगे इस पे क्वेश्चंस और बनेंगे मे बी। फिर 83 में आप देख सकते हैं, 83 में कहता है कि मूडी प्रोजेक्ट इंडिया जीडीपी, यानी मूडीज के द्वारा भारत का जो जीडीपी है उसके लिए क्या वो प्रोडिक्ट किया है, तो इसका -8.9% हो जाएगा। 2020-21 में का यदि देखा जाए तो जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने कहा कि -3.2% रहेगा। फिच रेटिंग जो एजेंसी है उन्होंने कहा कि भारत का -5% रहेगा। S&P जो हमारा ग्लोबल रेटिंग्स है उन्होंने कहा -4% रहेगा। ब्रोकरेज जो हमारा फर्म है उन्होंने कहा कि -6% रहेगा। केयर रेटिंग जो है उन्होंने कहा कि -6.4% रहेगा। और IMF ने कहा कि भारत का जो होगा 2021 में वो होगा 4.5% रहेगा। और उन्होंने कहा कि अभी तो 4.5% रहेगा, लेकिन 2021 की बात करें सॉरी तो भारत का 6% हो जाएगा। और ग्लोबल की जो IMF ने प्रेडिक्शंस दिया है वो कहा है कि ग्लोबल जो होगा वो -4.9% GDP रहेगा। आगे देखते हैं 84 का कहता है IT80 की बात करें। IT80 का मतलब क्या होता है? IT80 का मतलब होता है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। और इसकी जो इनाग्रेशन हुई थी, ये इनाग्रेशन आप देख सकते हैं तो 11 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उड़ीसा में किया गया था, ठीक है। इसकी स्थापना उड़ीसा में की गई थी, कटक में। तो इसका आंसर नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे, PM हमारे ने इसको लॉन्च किया था। 85 में देखते हैं किस कंपनी ने छोटे व्यवसायों के लिए पे आउट लिंक लॉन्च किया। तो पे आउट लिंक लॉन्च किया था वो हमारा पेटीएम था। 86 में देखिएगा कि 13th जो हमारा अर्बन गतिशीलता की भारत सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किसने किया। तो जिस तरह से कोविड-19 हुआ, कोविड-19 के दौरान जो एक एसेसिबल जो कन्वीनियंट जो ट्रांसपोर्ट होता है जो कि हर लोगों तक पहुंचाया जा सके, तो इसकी प्रोवाइड करने के लिए हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टेट हाउसिंग एंड अर्बन जो अफेयर्स हैं उन्होंने जिस मतलब हरदीप सिंह पुरी उन्होंने इसको लॉन्च किया। 87 में देखते हैं आत्मनिर्भर पैकेज 3.0 घोषणा की गई थी किसके द्वारा? हमारे वित्त मंत्री के द्वारा, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। और यह टोटल 12 ऐसे उपाय हैं, 12 उपाय के अंतर्गत 2,65,080 करोड़ रुपया का इसमें इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है। आगे देखते हैं 88 में कहता है 20 वित्त मंत्रियों का सेंट्रल बैंक गवर्नर की बैठक में किसने भाग लिया। तो इसमें भारत के तरफ से वित्त मंत्री सीतारमन जी, निर्मला सीतारमन जी ने भाग लिया, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी बेस की बात करें तो जून 2006 में हुआ था, लेकिन इसकी फॉर्मेशन मुख्य रूप से 2009 में हुई, ठीक है। और इसका फाउंडेशन जो तैयार की गई थी वह चाइना, रसिया तथा ब्राज़ील के द्वारा शुरू किया। इसी का एक सब्सिडी जिसको हम नेशनल डेवलपमेंट बैंक NDB बोलते हैं। इसका आंसर पहला हो जाएगा। 89 में देखते हैं कि किस मंत्रालय ने वेज कोड समझ रहे हैं, वेज कोड हमारा क्या हो जाएगा? तो वेज कोड हमारा जो होगा श्रम विभाग से हो जाएगा, ठीक है। तो 90 में देखते हैं 20 जो SCO हुआ, SCO मतलब संघाई जो कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसकी काउंसिल का ऑफ स्टेट समिट में भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व किया है, रिप्रेजेंटेटिव है? तो देश के हमारे प्रधानमंत्री हुए, ठीक है। अब SCO की स्थापना जो हुआ था 15 जून 2001 को हुआ था, बीजिंग जो आपको चीन में है, आपको इसकी हेडक्वार्टर पड़ जाती है। 91 में कहता है 15 जो हमारा एशिया पैसिफिक जो हमारा कंट्रीज हुए थे, ठीक है, तो उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। वह उसमें कौन साइन किया? तो इसमें याद रखें सबसे पहले RC, आप नाम सुने होंगे, RCEP, ठीक है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसके अंतर्गत देखिएगा तो सबसे पहले चीन, ये सबसे बहुत बड़ी जो हमारा फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट MOU है इस पर उन्होंने साइन कर दिया। और इसके बारे में यदि हम बात करें तो यूनाइट जो नेशंस हैं, ठीक है, तो यूनाइट नेशंस के टोटल 2.2 बिलियन इसमें लोग जो होंगे उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा इसमें, जैसे उन्होंने साइन कर दिया, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है क्या होगी कि जो हमारा ग्लोबल जो हमारा ट्रेड है, तो ग्लोबल ट्रेड लगभग 28%, 28% जो होगा इसे हम कवर कर लेंगे। यानी इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन C हो जाएगा, चाइना। 92 में देखिएगा किस संगठन को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 दिया गया। तो ये हमारा भारत का है, बहुत खुशी की बात है। हेल्प एज के नाम सुने हुए, हेल्प एज इंडिया को इसको दिया गया। हेल्प एज इंडिया की स्थापना 1978 में हुआ था और इसका मुख्य रूप से काम है जो एल्डरली पीपल होते हैं, एल्डरली पीपल को मदद करता है, हेल्प करता है। और यह एक हमारा NGO है, लेकिन कैसा NGO? नॉन प्रॉफिटेबल NGO है, बिना प्रॉफिट कमाने वाला NGO है। 93 में देखते हैं कि किस देश के प्रधानमंत्री 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो इसमें ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा वियतनाम। 94 को हम देखते हैं कि म्यांमार में किस पार्टी का विजय हुआ 2020 में। तो अभी भी हमने देखा था नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 95 में कहता है कौन सा संगठन भारत में पारंपरिक चिकित्सा पर एक वैश्विक केंद्र स्थापित करेगा।
तो मुख्य रूप से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक ग्लोबल जो क्राइसिस ऑफ डिजीज जो हो रहे हैं, तो मायने सी बात है कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो डिजीज होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का सब जो बीमारी एपिडेमिक्स का रूप लेते हैं, तो इसमें जो रोकथाम होता है या इस प्रकार का रिसर्च होता है या स्टेप्स जो लिए जाते हैं, वह विश्व यदि ग्लोबल फॉर्म में देखा जाए तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लेता है। और इस आधार पे WHO करेगा, जिसकी हेड क्वार्टर आपको जिनेवा है ना, स्विट्जरलैंड में आती है। और इसकी स्थापना अप्रैल 1948 में हुआ था। और इसके पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वह यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल जो हमारी काउंसिल है, वह इसके मुख्य रूप से जो है आप कह सकते हैं पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। 96 में देखते हैं अमेरिकन जो प्रेसिडेंट ने अमेरिकी इन्वेस्टर्स को किस देश की सेना के समर्थन करने वाली कंपनी में निवेश करने पर बैन लगा दी। तो हम सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा ट्रेड वार किस में चल रहा है, अमेरिका और चाइना के बीच में चल रहा है। यानी अमेरिका किस पे प्रतिबंध लगा सकता है, चाइना के बीच में। जिस तरह से हम देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरह से एंटी चाइना पॉलिसी है, वो अलग बात है कि अब बाइडेन की सरकार बनेगी और बाइडेन प्रो चाइना उनकी पॉलिसी रही है, लेकिन अब कहा नहीं जा सकता क्योंकि उनकी रणनीति जो स्ट्रेटजी है अमेरिका वाले को, वो उनका पहला ही रणनीति है फर्स्ट अमेरिका, है ना। तो फर्स्ट अमेरिका फर्स्ट के यदि उनकी रणनीति है, तो फर्स्ट अमेरिका फर्स्ट रणनीति के अंतर्गत चाहे कुछ भी हो, वो अपने फर्स्ट अमेरिका फर्स्ट की जो नीति है उसको कभी भी कमज़ोर नहीं करना चाहेंगे, चाहे वो जो बाइडेन की सरकार हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार हो। यानी यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो मुख्य रूप से आपको चीन हो जाएगा, चीन पे प्रतिबंध लगाया गया। 97 में देखते हैं किस देश ने हाल ही में भारत से 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त की है। तो इसमें नाम आ जाएगा आपको जिबूती का, ठीक है। जिबूती भी भारत से, जैसे कोविड-19 में जिस तरह से हर लोगों को जो फूड प्रोसेसिंग का जो समस्या क्राइसिस हुआ, इस क्राइसिस में जिबूती को भी बहुत ज़्यादा समस्या हुई, जिन्होंने भारत से सहायता के रूप में 50 मीट्रिक टन उन्होंने खाद्य पदार्थ को सहायता के रूप में प्राप्त किया। आगे देखते हैं 98 में म्यांमार में जो 2020 जो इलेक्शन हुआ, इसमें किसने जीता, तो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने जीता। 99 में देखिएगा दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो किस शहर में बंद हुआ, तो वुहान में हुआ, क्योंकि वहीं से सबसे पहले कोरोना जो वायरस हुआ है पूरे विश्व में ग्लोबल महामारी का रूप लिया, पूरे वर्ल्ड में फैला, जिसके कारण वहाँ पर जो सेकंड जो वर्ल्ड कह सकते हैं हेल्थ जो एक्सपो था, उसको वहाँ पर प्रतिबंध या कह सकते हैं उसको स्टे कर दी गई, सस्पेंड कर दी गई। 100 में देखिएगा तो इंडिया भारत जल केंद्र का जो उद्घाटन हुआ किस देश के साथ हुआ, इससे पहले भी एक क्वेश्चन थोड़ा सा आया था लेकिन दूसरे तरह से आया था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी ऑफ जो वेस्टर्न है जो सिडनी में आपको पड़ता है, और भारत की जो IIT गुवाहाटी, ये दोनों के बीच में ऐसे MOU पर साइन हुए थे। और इसके अलावा भी कह सकते हैं 21 ऐसे भी पार्टनर्स हैं जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो जल केंद्र का जो उद्घाटन हुए उस पर वो अपने कह सकते कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये 21 ऐसे अदर्स कह सकते हैं पार्टनर्स हैं जो इंडिया से भी हैं और ऑस्ट्रेलिया से हैं। दोनों के कोलाबोरेशन के आधार पर भी इसको और सशक्त बनाने की कोशिश किया जाएगा। तो इस एपिसोड में हमने 100 तक कर लिया, अगले एपिसोड में 101 से लेकर के 150 तक हम लोग करेंगे।